तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो कि हेनरी फायोल ने दिया था। सो बिफोर वी स्टार्ट में कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा है जो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूँगी, बट बता देते बिकॉज ये काफ़ी पूछा जाता है। जैसे कि गैंग प्लैंक हो गया, नॉट गैंग प्लैंक, सॉरी, गैंग प्लैंक इसके अंदर है, वो बताएंगे अभी। गैंग बॉस है, तो जो गैंग बॉस है ये इज़ वन ऑफ द 8 डिफरेंट सुपरवाइजर दैट वाज गिवन बाय फेडरिक टेलर। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पहला पार्ट था उसमें जो 8 डिफरेंट सुपरवाइज़र हैं वो सारे ही मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें से एक है गैंग बॉस। गैंग बॉस मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि अच्छा ये क्वेश्चन भी आता ही है कि गैंग बॉस का डेफिनेशन क्या है। तो वो मैनेजर जो कि सारे जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर प्रोडक्शन, यानी जो भी मटेरियल का मैनेजमेंट होता है एंड फ्लो ऑफ ऑपरेशन जो होगा, इनको ये जो मैनेज करते हैं, दैट पर्सन इज नोन एज गैंग बॉस। ये पूछता है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फायोल। सो 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फायोल इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो टेलर ने कहा था। इसके अलावा पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो हेनरी फायोल है इनके बारे में थोड़ा सा, कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है क्या, क्यों पढ़ना है क्या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन्होंने दी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी बिकॉज अभी तक हमने केवल ऑर्गेनाइजेशन में, व्हेन वी टॉक अबाउट क्लासिकल में टेलर का, तो हम बात कर रहे थे कि हाउ द वर्क इज़ टू बी डन। जो भी हम काम कर रहे हैं उसके आसपास क्या हो रहा है, कैसे है, वर्क एंड मोशन स्टडी, क्या डिफरेंट सुपरवाइजर, उनका रोल क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो पढ़े। एडमिनिस्ट्रेटिव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर प्लस वी ऑल्सो टॉक अबाउट द सिस्टमाइजेशन ऑफ और इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टाफ। सिस्टमाइजेशन, तो सिस्टमाइजेशन का मतलब क्या है एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हियर। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब है कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसी है। यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है उसको स्टडी करना, वो तो ओबी का ही पार्ट हो गया। बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे होगी। एंड फिर सिस्टमाइजेशन का मतलब उसको हम सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे हो रहा है। मतलब अभी तो हमने पढ़ा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अब हम पढ़ेंगे हाउ वर्क इज डन। देखो ये भी क्लासिकल का मेन चीज़ था ही कि जो काम हो रहा है उसके आसपास थ्योरी में घूम रही है। इसी वजह से हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में भी हाउ वर्क इज डन पे फोकस थे, जो कि अगेन साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी था, बट हमने ऐड क्या कर दिया कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे हो रही है वो सब। तो इस पे 14 मैनेजमेंट की प्रिंसिपल दी थी हेनरी फायोल ने। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस अचीवमेंट ये सबसे ज़्यादा माने भी जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो हेनरी फायोल को हमने दो जो चीज़ है वो हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल as a founder and second as a father. Father, he is also known as father of modern management system। जो मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम है, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स जितने इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए एंड हाउ ही कंबाइन द ओबी एंड सिस्टमाइजेशन, इसकी वजह से इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। एंड वाई फाउंडर, बिकॉज नाउ ही इज नोन एज फाउंडर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ये दो चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ही इज़ ऑल्सो नॉट ओनली नोन एज फाउंडर ऑफ क्लासिकल थ्योरी बट ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम। स्टार्टिंग विद डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर, इसी को हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। स्पेशलाइजेशन, तो जो स्पेशलाइजेशन है वो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट में भी ये आया था। तो वहाँ पर भी स्पेशलाइजेशन का सेम मीनिंग था कि कैसे हम डिवीजन कर रहे हैं वर्क को, यानी डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें ज़्यादा कुछ डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम द सेंटेंस। अब आता है बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत आता है, व्हाट इज़ अथॉरिटी एंड व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लेट मी राइट इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये है द पावर ऑफ अ पर्सन टू ऑर्डर। मतलब अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि आप जाके ये काम कर लो, वो पावर जो मेरे पास है दैट इज़ अथॉरिटी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ड्यूटीज़ और रोल्स
जो आपको फॉलो करनी है बीइंग इन दैट पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नॉर्मल मैनेजर की बात करें, जनरल मैनेजर का लेट्स से एग्जांपल, तो जनरल मैनेजर जो है वो पोजीशन जो मुझे मिला है, वो जो पोस्ट मिली है, दैट इज़ द अथॉरिटी जो मुझे पावर देती है कि मैं अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को ऑर्डर कर सकूं कि भाई तुम ये काम कर लो, वो काम कर लो। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर जो मुझे फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि भाई मुझे अपना काम कंप्लीट करना है, मुझे सुपरवाइज करना है, और जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली होगी उस पोस्ट से रिलेटेड वो। अब आती है डिसिप्लिन की बात। लेवल ऑफ अथॉरिटी में अगर एक चीज़ और है, मैं अथॉरिटी में एक चीज़ और मेंशन कर देती हूँ, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार। यहाँ पर हम बात करते हैं लेवल ऑफ अथॉरिटी की। काफ़ी मिक्सअप हो रहा है, स्पेस बहुत कम है इसमें। लेवल ऑफ अथॉरिटी में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगेन ये सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। फर्स्ट लेवल मैनेजर, सेकेंड लेवल मैनेजर, और जिसे हम सेकेंड लेवल भी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं मिडिल लेवल, एंड टॉप लेवल। टॉप लेवल, अब ये इसमें इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि क्या ही लिख दिया, तो मैं इसको समझा देते हैं, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगी। अगर एक पिरामिड है तो टॉप लेवल पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं दैट इज़ योर टॉप लेवल मैनेजर। देन कम द मिडल वाला मैनेजर, मिडल लेवल मैनेजर। ये वो होते हैं दैट इज गोइंग टू डायरेक्ट और गिव ऑर्डर टू द वन दैट आर बिलो इट। मतलब अब इसके नीचे कौन होंगे, वो होंगे फर्स्ट लाइन, हमें कहते हैं फर्स्ट लाइन या फर्स्ट लेवल मैनेजर, नॉट इवन फर्स्ट लेवल बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम इसे फर्स्ट लाइन मैनेजर ही कहते हैं। ये कौन होते हैं फर्स्ट लाइन वाले, ये होते हैं वर्कर्स। इसमें भी हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या स्किल चाहिए, वो अलग चीज़ हो जाएगी, तो वो मैनेजमेंट का पार्ट है। तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, और नॉट मैनेजर्स बट दी वर्कर्स। अब लेट्स इरेज इट। इसके बाद आता है द यूनिटी ऑफ नॉट द डिसिप्लिन। ओके, लेट्स फोकस ऑन डिसिप्लिन फर्स्ट। डिसिप्लिन का मतलब जो लिटरल मीनिंग है वही चीज़ है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसी भी कंपनी का दैट एवरी पर्सन नीड्स टू फॉलो। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, व्हाट स्पैन ऑफ कंट्रोल है ना, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में वहाँ का मतलब था कि कितने लोग किसके अंदर काम कर रहे हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब मैं समझा देती हूँ अच्छे से। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इसका मतलब है ये कि मान लो एक मैनेजर है तो उसके अंदर 2 सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, लेट्स से ए एंड बी, तो इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना होगा, क्या होगा, ये मतलब बेसिकली हर लेवल का इसका भी एक अलग थ्योरी जो हम आगे ही पढ़ेंगे इसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल भी डीप में, कि उससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितने मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं। तो ये जो भी है, जो ये फ्लो हो रहा है कि एक मैनेजर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट काम करे, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि हर एक सबऑर्डिनेट, मतलब कोई अगर ये ए सबऑर्डिनेट है तो इसका केवल एक ही सुपरवाइजर होगा। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर 2 सुपरवाइजर काम करें। अगर क्योंकि अगर इसके मान लो सी एंड डी मैनेजर है, अगर ऑलरेडी ए को डी हैंडल कर रहे हैं ना, अभी सी भी बोलते हैं नहीं भाई मैं भी तेरे सुपरवाइजर हूँ, मेरे भी रूल्स फॉलो कर, तू उसी का सुनता है, मेरा तो काम करता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मेंटल हार्मनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन की हार्मनी है सारी डिस्ट्रॉयड हो जाने वाली है। इसलिए ये रूल बना था यूनिटी ऑफ कमांड का कि फॉर एवरी सबऑर्डिनेट दे मस्ट हैव ओनली 1 सुपरवाइजर। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, 1 सुपरवाइजर होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि एक इंडिविजुअल का, जो भी इंडिविजुअल, मैं ऐसे लिखती हूँ, तो इंडिविजुअल का जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो फोकस ना करके द डायरेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट शुड बी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। मतलब हमें तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल फॉलो करना है, तो जो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है हमें ऐसे काम करना चाहिए कि हम ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करें, ना कि केवल खुद की इंडिविजुअल इंटरेस्ट भटके रहें। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अगेन यही चीज़ है। यहाँ पर बस इतना है कि यहाँ पर बोला गया है कि डायरेक्शन जो है कि भाई आपको मूव करना है उसी डायरेक्शन पे, ऐसे काम करना है कि सब मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन गोल फॉलो हो। और जबकि दूसरे वाले केस में, ये सबऑर्डिनेशन वाले केस में, यहाँ पर सीधा सीधा मतलब लिखा है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को आप जो भी सबऑर्डिनेट्स उनका जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसे हमें जनरल इंटरेस्ट बनाना है। रीम्यूनरेशन अगेन लिटरल मीनिंग कि भाई जो वर्क काम कर रहा है, जो भी वर्कर काम कर रहा है उसे अच्छे से पेमेंट मिले, मतलब अगर वो जितना डिजर्व करता है उतना मिले, राइट पे।
सेंट्रलाइजेशन का मतलब अगेन, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी मैं बता ही देती हूँ। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं ये पिरामिड ड्रॉ करूँ तो ये बॉटम टू अप होगा, मतलब, या इनफैक्ट नॉट बॉटम टू अप। तो सेंट्रलाइजेशन को एरो से मत समझो क्योंकि ये तो फिर टॉप बॉटम अप वो सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसमें ऐसे समझो कि यहाँ पर जो टॉप लेवल है इसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है, यानी ये जो टॉप लेवल है इसके पास ज़्यादा अथॉरिटी, इसके साथ डिसीजन ये बनाएंगे। तो ये नैरो हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट मी रेज इट, तो ये पूरा कंफ्यूज कर रहा है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ टॉप है और यहाँ पर वर्कर्स हैं तो सबसे ज़्यादा पावर टॉप के पास है। तो ये मान लो अगर मैं बोलूँ कि एक बड़ा सैंड है, सैंड फिल हो रहा है, और ये जो सैंड है यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो इनके मतलब इनके पास डिसीजन जो है ज़्यादा है। और यहाँ पर क्योंकि देखो सैंड कम होता जा रहा है तो वर्कर्स तक तो डिसीजन की जो पावर है वो कम होते जा रही है। तो जो डिसीजन मेकिंग है सेंट्रलाइजेशन में वो टॉप के पास ज़्यादा रिसाइड करती है। इन द केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ थोड़ा अपोजिट हो जाता है। अगर मैं टॉप और वर्कर को ड्रॉ करूँ, यहाँ पर नैरो हो रहा था, यहाँ पर थोड़ा वाइडन होता है। कैसे कि यहाँ पर अब टॉप के पास पावर थी एंड धीरे 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 द वर्कर हैज़ ऑल्सो लाइक नॉट इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर, बट येस उनके पास भी पावर जो है बढ़ती रहती है। तो इनके पास भी जो हम वर्कर पार्टिसिपेशन कहते हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन, वो वाला पार्ट रहता है कि ये लोग भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकते हैं। बट जहाँ पर सेंट्रलाइजेशन की बात होती है वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्केलर चेन। वही नॉट वही, मैं सीधा भाषा में लिखूँ तो हायरार्की और कुछ नहीं है। हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है कैसी हायरार्की है, मतलब कि मान लो यहाँ पर सीईओ है, मान लो इनके अंदर फिर 3 मैनेजर्स हैं ए बी सी, फिर इस मैनेजर के अंदर 2 सबऑर्डिनेट। तो ये जो भी हायरार्की देख रहे हैं हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर किसी कंपनी की अपनी खुद की एक हायरार्की होती है जिससे फॉलो होता है, बहुत अच्छे से फॉलो किया जाता है। तो ये जो होता है इसी को हम स्केलर चेन कहते हैं। ऑर्डर का मतलब अथॉरिटी वाला ऑर्डर नहीं है यहाँ पर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो 2 तरीके से हो सकता है। क्या, मटेरियल ऑर्डर, मटेरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर। अब दोनों का मतलब क्या है, आई विल लेट यू नो। तो मटेरियल ऑर्डर का मतलब होता है एक प्लेसमेंट ऑफ दी थिंग्स, ठीक है। मटेरियल जो रॉ मटेरियल्स हो गए वो सब कैसे प्लेस की जा रही हैं, वो सब इनके हमारा आता है मटेरियल ऑर्डर में। और जब हम बात करते हैं सोशल ऑर्डर की, तो सोशल ऑर्डर का मतलब है सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मोस्ट सुटेबल पर्सन ऑन द सुटेबल जॉब, प्लेसमेंट ऑफ पीपल, उसको हम क्या कहते हैं, सोशल ऑर्डर। तो कुल मिला के ऑर्डर क्या है, इट इज़ द प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, थिंग्स एंड पीपल। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, या मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल। इक्विटी का मतलब क्या होता है कि सारे वर्कर के पास इक्वल राइट्स हो, सबको जस्टिस मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यही सब आता है इसमें। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और पर्सनल का मतलब है कि कोई भी कंपनी चाहती है कि उनके पास अच्छे एम्प्लॉय रिटेन करें, रिटेनिंग होती है एम्प्लॉयज़ की। और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है कि 1-2 साल बराबर वो स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कंपनी का भी लॉस है, ट्रेनिंग का लॉस, सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का बहुत लॉस हो जाता है। इनिशिएटिव का मतलब है कि कुछ ऐसा हो मैनेजमेंट में, कुछ मतलब आप जैसे मैनेजर्स हैं वो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आइदर मोटिवेट और आइदर encourage the team workers to participate in decision making। तो यहाँ पर हम वर्कर पार्टिसिपेशन की अगेन बात कर रहे हैं। फिर आता है एस्पिरिट द कॉर्प्स। एस्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है, अगेन ये भी हारमोनी की बात कर रहा होता है, कुछ अलग नहीं है। मैं तो इसको ऐसे याद करती हूँ, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, मैं तो ऐसे याद करती हूँ इसको, स्पिरिट ऑफ
कॉरपोरेशन, देखो उसमें लिखा भी है स्पिरिट ऑफ कॉरपोरेशन, ऐसे याद करना, इससे आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं शेयर करती हूँ थोड़ा सा वाइट बोर्ड से, ताकि मैं शेयर कर पाऊँ एक और पार्ट विच इज़, क्योंकि ये तो हमारा 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, पर इसमें भी जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में गैंट थे, फिर इमर्शन थे, वो भी टेलर के साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में बिलीव करते हैं, वैसे ही इस थ्योरी में भी काफ़ी और लोग साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आता है। इसके बाद हम एक बार डिफ्रेंशिएट भी कर देंगे कि फेयोल और टेलर की थ्योरी में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो इसमें ये नोट वाला पार्ट आ गया, जैसे मैंने उसमें नोट करने के लिए कहा था, ये भी नोट कर लीजिए। एक का नाम आएगा गलिक। सो मिस्टर गलिक गेव व्हाट, इन्होंने पॉस्ट डी कॉर्प, मैं तो ऐसे याद करती हूँ, आप भी कर सकते हो, पॉस्ट डी कॉर्प ये दिया था, जो कि कुछ अलग नहीं है, ये मैनेजमेंट का जो हेनरी फेयोल ने भी दिया था। हेनरी फेयोल ने क्या दिया था, उन्होंने दिया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग, मतलब मैंने थोड़ा ऑर्डर गलत लिखा है पर यही दिया था। तो ये इनफैक्ट ये मैं सही से लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा POSCC, ठीक। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ये प्लानिंग हो गया, ये ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये आपका स्टाफिंग हो गया, ये डायरेक्टिंग हो गया, ये दोनों मिला के कोऑर्डिनेटिंग हो गया। अब इसमें एडिशनल क्या है, R एंड B, तो R क्या B क्या वो भी लिख देती हूँ। R और B जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग, ये भी याद कर लेना। गलिक ने पॉजिटिव कॉप दिया था, पॉजिटिव कॉप का कई बार जो फुल फॉर्म है कि रिपोर्टिंग पूछ लेगा इसमें R क्या है, B क्या है, या पूछ लेगा D और C क्या है इसमें, तो वो आपको पता होना चाहिए। गलिक के अलावा 2 साइंटिस्ट और है जिसे हमें याद करना है, इनफैक्ट एक साइंटिस्ट की आप और याद कर लो, वो है अर्विक। तो अर्विक ने ये थ्योरी जी सुना होगा, थ्योरी जी बहुत क्वेश्चन पूछता है ये भी। थ्योरी जी जो है या थ्योरी जेड जो कह लो, तो ये अर्विक ने दिया था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि अमेरिका की कई कंपनीज हैं जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने जापान का, क्योंकि जापान का प्रोडक्शन मैनेजमेंट बहुत फेमस है, तो जापान के जो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट है कैसे वो करते हैं कैसे नहीं, उसको इनकॉर्पोरेट किया था। इन्होंने क्या किया था, इनकॉर्पोरेट किया था। तो आपको बस ये याद करना, जापानीज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब ये तो हो गया हमारे मिस्टर टेलर एंड हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल, एंड अब हम दोनों का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। अगर मैं फेयोल यहाँ टेलर लिख दूँ तो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एफिशिएंसी की बात की गई थी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई थी, जबकि टेलर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इन्होंने केवल वर्कर लेवल पे किया था, क्योंकि फ्लो लेवल पे किया था, तो वर्कर यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ही बात की थी। इंडिविजुअल लेवल यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट से मेरा मतलब है वर्कर की एफिशिएंसी पे बात की थी, कि अगर वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर फेयोल ने ओवरऑल एफिशिएंसी की बात की थी। उसके अलावा फेयोल ने पूरे मैनेजमेंट को बताया था कि कैसे मैनेजमेंट को, मतलब जिसमें हमने बहुत चीज़ पढ़ी है यार मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट कैसे काम करेगी, कैसे इस पर दिखॉप्स हो रहा है, कैसे इनिशिएटिव हो रहा है, सब चीज़ें 14 प्रिंसिपल के अंदर ही आती हैं। जबकि यहाँ पर वर्कर एंड सुपरवाइज़र की बात की गई थी, वर्कर एंड सुपरवाइज़र। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि फेयोल जो था इट वाज ऑन ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जबकि ये फ्लोर लेवल पे था। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गए, और अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे बाकी। ये इनफैक्ट एक चीज़ और आप नोट कर लो, ये भी आप नोट कर लो, ये भी क्योंकि पूछता है इसलिए। एक वर्ड आएगा गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक, ये गैंग प्लैंक किसका पार्ट है, ये पार्ट है स्केलर चेन का। तो स्केलर चेन का मतलब क्या है, द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोअर। मतलब मान लो एक सुपीरियर है ए, उसके उसका भी एक सुपीरियर, उसके मान लो मतलब एक ही सुपीरियर होगा बी है जो भी है, इसके अंदर 3 सबऑर्डिनेट काम करे 1 2 एंड 3। तो ये जो है यही स्केलर चेन है जो मैंने पहले बताया था। गैंग प्लैंक में क्या होता है, मान लो लेट्स सपोज ए सबका सुपरवाइजर है, इसके अंदर 2 सबऑर्डिनेट काम करें बी एंड सी। बी
के सबऑर्डिनेट सी है और सी का सबऑर्डिनेट ई है। सिमिलरली इसको ई कर लो यार, कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत। ई का एफ है और एफ का जी है। अब लेट्स से डी को कम्युनिकेट करना है जी से, तो वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसको स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर बाकायदा हम देखें तो वो सी को करेगा, फिर सी बी को, फिर बी ए को, फिर जाके ए ई को देगा, ई एफ को देगा, फिर जी। तो कितना टाइम वेस्ट हो गया। व्हाट इफ अगर यहाँ पर प्लैंक की तरह कुछ लगा दें ताकि ये डायरेक्टली से कम्युनिकेट करे, तो टाइम सेव होगा, है ना। तो इसी चीज़ पे फोकस करते हुए गैंग प्लैंक आया था कि डी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद जी। इसका एक क्वेश्चन भी आया था नेट में जिसमें पूछा था कि व्हाट इज द प्रोसेस व्हेन अ मैनेजर, एक मैनेजर डी है लेट्स सपोज, उसको बात करनी है, लाइक सीधा सीधा गैंग प्लैंक ही लिखा हुआ था, ऑप्शन का मैं बता रही हूँ। जो आंसर था वो कि डी को अगर जी से कम्युनिकेट करना है डायरेक्टली, यानी कि व्हेन अ मैनेजर इज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अ डिफरेंट मैनेजर ऑफ द सेम लेवल। देखो ये सेम लेवल पे ही है ना। तो ये लैटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी पूछता है कि गैंग प्लैंक कौन सा कम्युनिकेशन है, तो वो क्या है, लैटरल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सो अ मैनेजर इज टेकिंग एडवाइस फ्रॉम अ मैनेजर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट बट ऑफ सेम लेवल। तो ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैंग प्लैंक। ओके, तो थर्ड पार्ट में हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जो कि हेनरी फायोल ने दिया था। सो बिफोर वी स्टार्ट में कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा है जो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करूँगी, बट बता देते हैं बिकॉज ये काफ़ी पूछा जाता है। जैसे कि गैंग प्लैंक हो गया, नॉट गैंग प्लैंक, सॉरी, गैंग प्लैंक इसके अंदर है, वो बताएंगे अभी। गैंग बॉस है, तो जो गैंग बॉस है ये इज़ वन ऑफ द 8 डिफरेंट सुपरवाइजर दैट वाज गिवन बाय फेडरिक टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पहला पार्ट था उसमें जो 8 डिफरेंट सुपरवाइजर हैं वो सारे ही मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें से एक है गैंग बॉस। गैंग बॉस मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि, अच्छा ये क्वेश्चन भी आता ही है कि गैंग बॉस का डेफिनेशन क्या है। तो वो मैनेजर जो कि सारे जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर प्रोडक्शन, यानी जो भी मटेरियल का मैनेजमेंट होता है एंड फ्लो ऑफ ऑपरेशन जो होगा,